जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका करियर अकेडमी कुंडा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स की एक नई सीरीज, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। सिलेबस क्या होता है हमारा, कितना हमको फर्स्ट बुक में पढ़ना है और कितनी यूनिट्स है हमारे पास, कितने चैप्टर्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में ओवरव्यू तरीके से थोड़ा सा समझ के भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर से ही चार्ज के बारे में बता दिया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उसके प्रभाव को अनुभव करता है। उसे क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। बेसिक बातें हो गई थी। वहां पे मैंने आपको एक टैगलाइन बताई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट बुक का किंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि जो हमारी पूरी फर्स्ट बुक है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 5 यूनिट और 8 चैप्टर आने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होने वाली थी, एक ही चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे प्रॉपर, और वो कौन था? इलेक्ट्रॉन था। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसका किंग कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया। आज हम यहाँ पे आवेश को थोड़ा से और डिटेल में जाएंगे, आवेश को थोड़ा से और तह तक जाएंगे, डीप तक जाएंगे और समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनको बांटा गया, किसने बांटा इनको, और फिर आवेशों का गुणधर्म क्या होता है कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की डायमेंशन क्या होती है। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों को हमें आज इस लेक्चर में देखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, हमारे पास हेडिंग आवेशों का प्रकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का प्रकार। देखिए भैया ध्यान सुनिएगा, हमारे पास क्या है कि 2 वस्तुएं थी, एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा, फ्रिक्शन कराया, घर्षण कराया। घर्षण आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है घर्षण? जब 2 वस्तुओं को इस प्रकार संपर्क में लाया जाए कि उनकी सतह आपस में संपर्क में रहे और उनमें मूविंग कराया जाए, गतिमान कराया जाए, तो उनके बीच में एक बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने 2 वस्तुएं ली। तो एक वस्तु मैंने ये मान लिया, हमारे पास एक वस्तु क्या है? एक रॉड है। इस वस्तु का नाम हमने क्या रख दिया? ए। क्या नाम रख दिया? ए। और यहां पे हमारे पास कोई एक दूसरी वस्तु है और ये किसी एक प्रकार का कपड़ा है, इसका मैंने क्या नाम रख दिया? बी रख दिया। अभी मैंने इनका नाम ए और बी रखा है। तो हमने क्या किया? इन दोनों को आपस में हमने क्या करा दिया? घर्षण करा दिया। क्या करा दिया? घर्षण करा दिया। जब हमने इनको आपस में घर्षण कराया तो हमने देखा कि जो दोनों वस्तुएं हैं, अब इनकी जो गुण था, इनका जो प्रॉपर्टी थी, वो पहले की अपेक्षा क्या हो गई? बदल गई। पहले की अपेक्षा क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इन्हीं को हमें यहां पे समझना है। तो क्या होता है कि जब हम एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से घर्षण करते हैं, आपस में रगड़ते हैं या संपर्क में लाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। अभी हम यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं। हमने क्या माना कि जो हमारी वस्तु ए है और जो हमारी वस्तु बी है, जब हमने इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया तो वस्तु ए से वस्तु बी पर कौन चला गया? इलेक्ट्रॉन चले गए। कौन चला गया? इलेक्ट्रॉन चले गए। गए किस पे? बी पर। कहां से गए? ए से। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकला और बी पर गया तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां से जब निकला होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जो बाकी बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
इतना बात समझ में आएगा? सिंपल सी बात है भाई, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला? अधिकता बोला। अच्छा, अगर आप थोड़ा समझे तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां पे जुड़ गया, यहां ए से निकल के बी पे जाके क्या हो गया? जुड़ गया। इसका मतलब कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा सिस्टम है। जहां पे जाता है, जिसके ऊपर जुड़ता है ना, उस पे पॉजिटिव नहीं आता, उस पे आता है निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव। और जिस पर से जाता है, मतलब से ए से गया तो एस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आवेश जाते हैं, तो क्या होता है? जिस वस्तु से जाते हैं, आप ऐसे समझिएगा, जिस वस्तु से जाते हैं उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही हो या इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा हो, तो उस वस्तु के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और जिस वस्तु पे जाएंगे उस वस्तु के ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, यहां पर पहुंचे, उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश। और यहां से गए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। इंग्लिश में बोलेंगे धन आवेश। क्या बोलेंगे? धन आवेश। तो यहां पे जो हमारी वस्तु है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, धनावेश हो गया, बट यहां पे जो वस्तु है इस पे निगेटिव चार्ज हो गया, ऋण आवेश हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए क्या हो गई? कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसने क्या किया? त्याग किया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। तो अगर आपको सवाल में हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाने में कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, इलेक्ट्रॉनों को कमी हुई है, और उस वस्तु पे वह चालक या जो भी हमारे पास तत्व होगा, कोई पदार्थ होगा, कोई परमाणु होगा, तो वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और जिस पर जाएगा उस पे क्या हो गई? अधिकता हो गई। क्या हो गई? अधिकता। भाई यहां पे कमी होगी तो यहां पे क्या हो जाएगी? अधिकता। इसने त्याग किया और इसने क्या किया? ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। तो यहां पे इसने अधिकता हो गई, ग्रहण हो गया, और इस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस परमाणु पे, उस एटम पे या उस वस्तु पे क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे हम एक बहुत प्यारा सा और बहुत एकदम बिल्कुल जनरल से एग्जांपल लेते हैं, आप सभी को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के रूप में हमने क्या ले लिया? यहां पे एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। आप सब बच्चों को पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है? साधारण नमक का होता है। इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जब NaCl को हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये टूटता है Na+ और प्लस Cl माइनस। Na प्लस और प्लस Cl माइनस। इसका मतलब कि जो हमारा सोडियम है उसने कितना इलेक्ट्रॉन किया? उसने कितना इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण किया? 1। और जो क्लोरीन है उसने कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण किया? 1। और उसने कितना त्यागा? 1। तो इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। क्यों? यहां पे Na के ऊपर आया है क्या? प्लस। क्या आया है? प्लस। और जिसके ऊपर प्लस आता है उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्याग। तो इसका मतलब जो हमारा सोडियम है इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी। होगी कमी, बट उसको कमी को माइनस नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? प्लस दिखाएंगे। बट जो हमारा क्लोरीन है, जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर क्या आया है? माइनस। इसके ऊपर माइनस आया है, इसका मतलब कि यहां पे अधिकता हुई है, इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? निगेटिव। क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे भी आप समझे, बट सबका जो समझने का कंसेप्ट है वो यही है। अब यहां पे हम समझते हैं इसको। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस पूरे जो भी मैंने आपको भी डायग्राम के थ्रू इन चीजों को समझाया, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं, इसका मैं निष्कर्ष निकालूं, कंक्लूजन निकालूं, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि एक वस्तु हो गई पॉजिटिव और एक वस्तु क्या हो गई? निगेटिव। तो इसी के आधार पे जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे वैज्ञानिक का, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस प्रक्रिया को कराया था और इन्होंने बताया कि हमारे पास जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। हिंदी में एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश होता है। इतना समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूं, डिवीजन कर देता हूं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जिस वस्तु पे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो जिसके ऊपर अधिकता होती है, जो ग्रहण करता है, उसको माइनस से दिखाते हैं, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? ऋणावेशित। क्या कहलाएगी? ऋणावेशित। और उस वस्तु पे जो आवेश आए उनको क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। और यहां पे क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को मतलब कमी हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। और उस आवेश क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो आई होप आप हमारी इतनी बातों को समझे होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब सिंपल सा लिख के समझाते हैं आपको कि जो हमारे पास आवेश होता है वो कितने टाइप का होता है? वो 2 टाइप का होता है। जो आवेश होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। यहां पे एक तो होता है धन आवेश, हिंदी में मैं लिख देता हूं एकदम, तो इसको क्या बोलते हैं? धन आवेश बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास? ऋण आवेश होता है। एक होता है धन आवेश और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अगर हमसे कोई बोले कि धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो इसकी हम जरा परिभाषा देख लेते हैं। धन आवेश क्या होता है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? धनावेश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? धनावेश। समझने के लिए बोलते हैं। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उस वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। अच्छा, यहां पे हमने इनको प्लस और माइनस से लिखा है बेशक, बट ऐसा नहीं है कि हम जब किसी वस्तु के अणु को तोड़ते हैं तो हमें परमाणु मिलता है, जब परमाणु को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो हमें वहां पे दिखेगा कि देखिए एक प्लस आवेश एक माइनस। नहीं, ये जो आवेश होते हैं ये वस्तु का गुण होते हैं और इनको हम देख नहीं सकते बल्कि इनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं हमारे पास। तो यहां पर हमने क्या देखा? आवेशों का प्रकार देखा। बिल्कुल सिंपल 2 प्रकार होता है, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना, जब कमी होती है तो उसको धनावेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए जाते हैं तो उसको ऋणावेश बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं। आई होप इतना आप हमारी बातों को समझे होंगे। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं आवेशों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आप सभी बच्चे इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या देखा? अभी आवेशों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ाई की। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशों का गुणधर्म। तो यहां पे हमारे पास टॉपिक आ जाता है आवेशों का गुणधर्म। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुल 4 पॉइंट आएंगे हमारे पास और 2 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके हम इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब कि आवेशों का गुणधर्म, कि आवेशों में क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, इनके बारे में समझते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, वो क्या गुण दिखाता है, वो क्या क्वालिटी दिखाता है, वो क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको हम कहां पढ़ेंगे? आवेशों के गुणधर्म में पढ़ेंगे, आवेशों का गुणधर्म टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट यहां पे यही बन के आएगा, आवेशों के योज्यता का नियम। पूरा लिख देता हूं, आवेशों के योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता का नियम, इसको भैया जी अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज मतलब कि आवेशों का संयोजन, यस, आवेशों का योज्यता। तो एडिशन ऑफ चार्ज बोलते हैं और बुकों में इसकी इंग्लिश लिखी गई एडिविटी ऑफ चार्ज बोली गई है। सबका मतलब एक ही है। यहां पे हमारे पास क्या टॉपिक आया? आवेशों के योज्यता का नियम। योज्य मतलब क्या होता है? जोड़। आप देखेंगे इसकी इंग्लिश एड भी लिखी है, एडिशन लिखी है। एडिशन मतलब जोड़ होता है, प्लस होता है। किसको जोड़ना है? आवेशों को। तो हमारे पास जो चार्ज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जो चार्ज होते हैं उनको आखिर हम जोड़ते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कुछ, मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ चार्जों को ले लिया, यहाँ पे आवेशों को ले लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे कितना लिया? 5Q, उसके बाद 3Q, उसके बाद चलिए 5Q और ले लिया हमने,
5q, उसके बाद मान लीजिए माइनस का 6q और उसके बाद 2q। हमें बोला जा रहा है कि हमें कुछ आवेश दिए गए हैं जहां पे 5q, 3q, 5q, माइनस 6q और 2q। हमें यह बोला जा रहा है कि जरा हमें बताइए इन आवेशों को आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं। जो हमको आवेश दिए गए हैं इनका कुल आवेश कितना होगा, इनका नेट आवेश कितना होगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग बेसिक मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ में जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ते हैं, जो एल्जेब्रिक एडिशन होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजगणित नियम, वही वाला नियम लगता है। कौन सा नियम कि 2 + 3 5, 10 + 5 15। तो इनको भी हम उसी प्रकार से जोड़ते हैं। कैसे? जिसे यहाँ पे 5q लिखा है, 3q लिखा है, तो इसका जब हम ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5q प्लस का 3q प्लस का 5q माइनस का 6q और प्लस का 2q। बस इन्हें हमें सॉल्व कर देना है। बस जो आंसर आएगा वही हमारा इनका जोड़ने का तरीका हो जाएगा। आंसर तो जो आएगा हम देखेंगे, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, नियम। तो नियम इनका क्या आएगा, बीजगणितीय नियम। क्या आएगा, बीजगणितीय नियम। बीजगणितीय नियम एल्जेब्रिक एडिशन होता है इनमें। कौन सा एडिशन होता है, एल्जेब्रिक एडिशन होता है। अगर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो ये हो गया 5 5 10, 10 3 13 और 13 2 15। 15 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो उसको हम चिन्ह सहित लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम चिन्ह सहित लिखेंगे। और जैसा होता है नियम जोड़ने घटाने का कि जो प्लस प्लस संख्याएं होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है, जो माइनस वाली होती है प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाता है। तो यहां पर हमने वही किया, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15 और 15 में 6 जाके कितना बचेगा, 9, क्योंकि 9 6 15। तो कुल मिला के जो आवेश आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जो हमने पढ़ा आवेशों का गुणधर्म, आवेशों गुणधर्म में पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, आवेशों की योज्यता का नियम, एडिशन ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, जितने भी आवेश होते हैं इनको जब जोड़ा जाता है तो बीजगणितीय नियम को फॉलो करते हैं। बीजगणितीय नियम का पालना होता है, ये मतलब कि एल्जेब्रिक एडिशन का नियम का मतलब यहां फॉलो करते हैं। कोई चार्ज प्लस में है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, कोई चार्ज माइनस में है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, और बस उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम सवाल लगाएंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो वहां पे हमको बहुत सारा आवेश दिया जाएगा, तो हमें वहां पे उनका कुछ मान निकालना पड़ेगा, तो वहां पे हम आवेशों को इसी प्रकार से कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप रखिएगा याद। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। तो वहां पे भी हमको बहुत सारे आवेश दिए जाएंगे, तो हमें उनका सिग्मा करना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, कहने का मतलब इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। तो इसे आप समझिएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नियम आता है हमारे पास। दूसरा नियम क्या आता है हमारे पास, गति से स्वतंत्रता। गति से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, FREEDOM, फ्रीडम ऑफ मोशन, फ्रीडम फ्रॉम मोशन, फ्रीडम फ्रॉम मोशन मतलब कि गति से स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखो बड़ा आसान सा है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्कर है। ठीक भैया, अब ये मार्कर तो एक प्रकार की ये वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो इसमें चार्ज पाया जाएगा। अब क्या करें, गति से स्वतंत्रता मतलब कि जो मोशन होता है, जो गति होती है, उसमें जो आवेश है वो क्या स्वतंत्र है। अगर है तो हमें आप करके बताइए, और नहीं है तो उसका हमें आप रीजन बताइए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को हमने अपने हाथों में इस प्रकार रखा, और इस मार्कर को हमने ऐसे 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 खूब सारा घुमाया, और फिर मैंने इसको लाके यहाँ पे रखा, या इसको हमने ऐसे फेंक के कैच कर लिया, फिर हमने अपने हाथों में लिया। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो इस मार्कर में आवेश थे पहले जब ये विराम में था तब के आवेश, और इस मार्कर में जो अब गतिमान होने के बाद फिर मेरे हाथों में आया, तो अब आवेश, दोनों स्थितियों में आवेश का मान क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। अगर बराबर है तो इसका मतलब कि गति करने से, विराम में आने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है क्या हो गया, गति से स्वतंत्र हो गया। तो हमने क्या माना कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु पे जो नेट आवेश वो कितना है, कैपिटल Q। ये कब की बात है, ये बात है विराम की।
कब की बात है? विराम की, मतलब जब वो रेस्ट पोजीशन में था। फिर वस्तु ने क्या किया? गति। क्या किया? गति। तो यहाँ पे जो कैपिटल की वो किस रूप में है? गति रूप में है। तो उस हमने क्या देखा कि विराम में जब था तब का आवेश, और जब गति में करके आया तब का आवेश, दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब कि जो हमारा आवेश होता है वो गति से स्वतंत्र होता है, मतलब अति गति करने से उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आपको अगला थर्ड पॉइंट बताएंगे, जिसमें मैं आपको इसको, अच्छा एक काम करते हैं, पहले से आप, जगह नहीं हमारे पास, तो पहले से आप आराम से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको थर्ड नियम बताता हूं, फिर फोर्थ नियम बताता हूं, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब नॉलेज के बेस पे, लेकिन जो इसके बाद वाले दोनों हैं वो आपके नॉलेज और एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में। हाँ जी बच्चों, तो हमने देख लिया आवेशों के गुणधर्म में, हमने तभी जो हमने रेस कर दिया, हमने वहां पे दोनों पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भैया, इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास टॉपिक का नाम आता है आवेश के या आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, इसकी इंग्लिश होती है कंजर्वेशन, इसकी इंग्लिश होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। तो जो हमारा आवेश है उसके संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज बहुत बखूबी समझना पड़ेगा। क्या? यहां पे एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है, जिसका क्या नाम है? संरक्षण, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? कंजर्वेशन। क्या होती है? कंजर्वेशन होती है। अब जो मैं बातें आपको बताने चल रहा हूं वो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान सुनिएगा। पूरी फिजिक्स में जिस भी राशि के साथ, जिस भी क्वांटिटी के साथ क्या लग जाए? संरक्षण। क्या लग जाए? संरक्षण। तो आंख बंद करके उसकी परिभाषा को आपको बोलना है कि ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसके रूप को या तो बदल देंगे या तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित कर देंगे। जैसे कि यहां पे हमारे पास आवेश आ गया। अगर हमसे कोई बोले कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो हम सिंपल से बोलेंगे कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं, उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। इसे क्या बोलते हैं? संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। इसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना समझ में आया होगा। अच्छा, फिजिक्स में और सारे भी ऐसे कंजर्वेशन लॉ हैं, जैसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हो गया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। और इन सब की परिभाषा, इन सब के बारे में बताने के लिए हम उसी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे कि ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक लाइन बदलेगी, या तो उन्हें हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे या तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित कर देंगे। बस इतनी चीजें होती हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट आता है, और वो भी क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, आवेशों क्वांटमीकरण। तो इसको बोलते हैं आवेशों क्वांटमीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको समझते हैं, बहुत प्यारा चीज है, बहुत आसान सा है। देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब उनको शब्द को, उनके वर्ड को ब्रेक कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमें उनके बारे में पता चल जाता है। जैसे यहां पे क्या लिखा है? क्वांट। क्या लिखा है? क्वांट। यहां पे क्या लिखा है? क्वांट। इंग्लिश भी इसकी क्या होती है? क्वांट होती है। अब क्वांट का मतलब क्या होता है? छोटा। क्वांट का मतलब छोटा। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो क्वांट का मतलब होता है कुछ ऐसे पार्टिकल जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते,
उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांट बोलते हैं, या उन्हें हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम। इसीलिए फिजिक्स में हमारे पास फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और अभी आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हो कि आवेश क्या होता है, क्या हम आवेशों को देख सकते, नहीं, तो ये किस में आता है, क्वांटम फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्वांटमीकरण। इसका मतलब कि जिसके बारे में भी ये वर्ड यूज होगा, क्वांट, जिसके बारे में भी ये वर्ड यूज होगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वांटमीकरण वो किसके लिए, चार्ज के लिए। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, पूरा नाम क्या है इसका, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो यहाँ पे जो क्वांटमीकरण किसके लिए, चार्ज के लिए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम आवेश के बारे में बात करने वाले हैं उनके सबसे छोटे रूप के बारे में बात करने वाले हैं। उससे छोटा रूप नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या लगा है, क्वांट। क्वांट का मतलब क्या होता है, छोटा। क्वांट, क्वांटम मतलब छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बताया क्वांटमीकरण में, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु पे जो आवेश का मान है वो हमने क्या मान लिया, कैपिटल क्यू। क्या मान लिया, कैपिटल क्यू। तो इस आवेश का मान कितना होगा, इस आवेश का मान कितना होगा, तो जरा इसके बारे में समझते हैं हम। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु पे जो नेट आवेश होता है, किसी वस्तु पे जो नेट आवेश होता है, उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कहने का मतलब क्या, ई। कहने का मतलब क्या, ई। उस वस्तु में उपस्थित मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहां पे जो n लिखा है इसका मतलब क्या, पूर्णांक। क्या लिखा है, पूर्णांक। पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज क्या होता है, बराबर होता है। और यहां हमारे पास एक नियम आ जाता है प्यारा से, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा आवेश होता है, जो कोई वस्तु होती है, उस वस्तु में उपस्थित संपूर्ण आवेश, उस वस्तु पर उपस्थित संपूर्ण आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है भैया जी, वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस लगा देंगे, और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन पर भी होता है, कम ज्यादा नहीं होता। बट इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो जगह 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, इंग्लिश में बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। सर कूलाम क्या है, कूलाम यहाँ पे इसका मात्रक है। अभी हम इसको अलग से भी आपको बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया, क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश का पूर्णांक होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पे जो n है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जरा n के बारे में बात करते हैं। n क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वह प्रॉपर एक संख्या हो, प्रॉपर एक नंबर हो। उसको हम लोग, इसका मतलब कि जो n का मान होगा 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम 2/3 या 5/4 या 2.3 या डेट इज कुछ भी, ये सब मतलब कि बटे में और दशमलव में नहीं रख सकते। उसको सिर्फ पूर्ण संख्या ही रख सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, मतलब जितने भी हो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर होता है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे n है। सवाल इनको दिया जाएगा कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब वो n है। और n का मात्रक कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और किसी भी संख्या कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे n का कोई मात्रक नहीं होता। अब जरा हम इसको, आपने समझ लिया, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। वहां पर हम आपको बताएंगे आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक हाँ जी, तो हमने आवेशों के गुणधर्म में जितने भी हमारे पास टॉपिक थे उनको हमने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ लिया। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है, बहुत छोटा जनरल सा टॉपिक है, बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, सबको आता है जनरली है। और इस टॉपिक का क्या नाम है,
आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, मात्रक तथा विमा दोनों की बात कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आवेश का मात्रक तथा विमा। इंग्लिश क्या हो जाएगी, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। बड़ा आसान सा है, समझते हैं। आप लोग हाई स्कूल तो आए हो पढ़ के, हाँ भाई बिना हाई स्कूल पढ़े इंटर में कहाँ ही आ पाओगे। तो आवेश के बारे में समझते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपने हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ रखा है सेकेंड यूनिट में, इलेक्ट्रिक के बारे में, विद्युत धारा वाला चैप्टर। वहां पे आपने क्या पढ़ा आवेश में, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। फिजिक्स में क्या होता है, हमें जिसका मान निकालना होता है, चाहे डायमेंशन, चाहे मात्रक, चाहे वैल्यू, कुछ भी निकालना होगा, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ रखेंगे। तो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, Q का, तो Q की वैल्यू को एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ। तो हम क्या कर दें, इधर T को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा I इंटू टी और बराबर क्या हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस सबका मान रख देंगे, मात्रा रख देंगे, तो वही मात्रा किसका बन जाएगा, आवेश का। तो आप सबको पता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो हो जाएगा सेकेंड और बराबर क्या हो जाएगा Q। तो यहाँ पे जो हमारे पास आवेश है उसका एक पहला मात्रक आ गया, क्या आ गया, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन अब जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हो, जब तक आप इलेक्ट्रिक पढ़ोगे, रेयरली कहीं पर ये आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आपको ये कहीं पर मिलेगा नहीं। तो फिर सर क्या मिलेगा, उसको देखते हैं। आवेश के बारे में, आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में जो इनके प्रकार है वो तो बेंजामिन सर ने बताया, लेकिन इनके बारे में, बल के बारे में, कितना बल लगाते हैं, इनकी और क्वालिटी क्या हो सकती है, इसके बारे में हमें किसने बताया, कूलाम्ब सर ने बताया। तो इसीलिए जो आवेश होता है, आवेश का मात्र कूलाम्ब सर ने इतनी अच्छी नॉलेज दी, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने आवेश का मान क्या, मात्र क्या मान लिया, कूलाम्ब मान लिया। तो जो हमारा आवेश होता है, आवेश को भैया जी हम लोग क्यों से लिखते हैं, चाहे आप स्मॉल क्यू से लिखें, चाहे कैपिटल क्यू से लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो जो आवेश होता है, क्यू होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, कूलाम्ब सर ने बताया। किसने बताया, कूलाम्ब सर ने बताया, COULOMB, कूलाम्ब होता है इंग्लिश में, कूलाम्ब सर ने बताया। इसीलिए हम लोग आवेश का मात्रक क्या मान लिए, कूलाम्ब मान लिए। तो ये क्या होता है, आवेश का मात्रक। ये कैसा मात्रक है आवेश का, ये SI मात्रक है। कैसा मात्रक है, SI मात्रक है। और जो ये वाला लिखा है कैसा मात्रक है, ये MKS मात्रक है। कैसा मात्रक है, ये MKS मात्रक है। सर CGS मात्रक भी होता है, जी बिल्कुल होता है CGS मात्रक। तो जो हमारा आवेश होता है ना Q, इसका जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम्ब। भैया जी आवेश का जो मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। कूलाम्ब को किससे लिखते हैं, C से। किससे लिखते हैं, C से। तो जो हमारे पास आवेश होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। SI का मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो पूरी दुनिया में चलता है उसको SI बोलते हैं। तो क्या चलता है, कूलाम्ब चलता है। और CGS मतलब क्या होता है, स्टेट कूलाम्ब। CGS में क्या आता है, स्टेट कूलाम्ब। MKS में क्या आता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट्स हो गई आवेश की। आपको जनरली याद होना चाहिए। बाकी ये जो लिखा है ना कूलाम्ब, कूलाम्ब, ये आपका 95% काम कर देगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये हमने इसके मात्रक के बारे में देख लिया, इसकी यूनिट हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। बहुत आसान से डायमेंशन निकालना बाबूजी, मात्रक निकालना, डायमेंशन निकालना, सूत्र लगाना, परिभाषा निकालना, कुछ भी करना हो फिजिक्स में तो उसका सिर्फ एक विकल्प है आपके पास, उसके लिए सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है फॉर्मूला। क्या नाम है, फॉर्मूला, मतलब सूत्र। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आप सोचिए, आपको परिभाषा आ जाएगी, आपको मात्रक आ जाएगा, आपको विमा आ जाएगी, आप सवाल लगा लोगे, आप स्टैंडर्ड परिभाषा बना लोगे, मतलब डेरिवेशन करने में सहायता मिलती है। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है फिजिक्स में तो क्या है, फॉर्मूला है। एक आध दिन अलग से सेपरेट वीडियो लाके ना मैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं फिजिक्स में और परिभाषा कैसे बनाते हैं, नियम को कैसे याद करते हैं, सूत्र को कैसे लगाते हैं, इन सब के लिए सेपरेट वीडियो आपको मैं लाऊंगा। तो वहां पे आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा।
चलिए अब यहां पे हमारे पास आता है I बराबर क्यू अपॉन टी। I बराबर क्यू अपॉन टी। सिंपल सा हमें किसका वीमा निकालनी है, क्यू की। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ये मैंने बता रखा है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। कुछ मत करिए, आई और टी की आप डायमेंशन रख दीजिए, जो डायमेंशन बनेगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है जो हमारी धारा होती है ना, धारा एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है। अच्छा, भौतिक राशि में भी मूल राशि है, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, इनका कुछ प्रतीक होता है डायमेंशन वाला, तो उसको हम प्रयोग करेंगे। वो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जो धारा होता है ना, पहली बात तो आप एक चीज को और एकदम बल्कि अच्छे से याद रख लीजिए कि जो डायमेंशन होती है हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन को, वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में और एक ही ब्रैकेट में। अगर आपके पास अलग अलग लिखा है ना, चाहे अपॉन में लिखा हो चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हो, उनको आपको मल्टीप्लाई करके, उनको सॉल्व करके आपको एक ही ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ये नियम है, ये दिखाने का तरीका है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, क्यू बराबर आई टी। अब आई की डायमेंशन क्या होती है, चलिए मैं पहले आपको अलग अलग करके दिखाता हूं। आई की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर को हम ए से, मतलब जो उसका जो प्रतीक होता है डायमेंशन में धारा का, वो क्या होता है, ए होता है। ये क्या लिखा है, टी। तो टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी की डायमेंशन होती है टाइम की, कैपिटल टी होती है। अच्छा, यहां पे एक ब्रैकेट में लिखा है ए और एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, टी। बोलने को तो सर हो गया, नहीं अभी हुआ नहीं, अभी इसको और अच्छे से इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे। इतना जान लीजिए, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट। जब दो ब्रैकेट हो या एक ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो इसका मतलब कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उनका आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो ब्रैकेट मतलब ए और टी का आपस में क्या होगा, गुणा। जब ए और टी का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी। क्या हो जाएगा, 80। और सिंपल से क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि डायमेंशन निकालने का तरीका होता है। तो यहां हमारे पास जो क्यू है उसकी जो डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई, 80 आ गई। पूछ लेता है जनरली छोटे छोटे एग्जाम में, कभी का नंबर का हो सकता है, ऑप्शनल में आपसे पूछ ले, जनरली पूछता नहीं, बट फिर भी ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली है। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम आपके लेके आएंगे कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। वहां पे हम ये देखेंगे कि जो दो हमारे पास आवेश होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं, कैसे निकालना है, क्या सूत्र लगेगा, क्या परिभाषा बनेगी, वहां पे मात्रक बीमा क्या बनेगा, इनके बारे में हम लोग वहां पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, आगे जितने भी लेक्चर मैं आपको देने वाला हूं, जितनी भी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से कलरफुल डिजिटल नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, आप वीडियो मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक के थ्रू आप उस ऐप पे जाइए और वहां फाइल वाले ऑप्शन में जाके उसको डाउनलोड करिए और अपने नोट्स को पूरा करिए। और साथ में न्यूमेरिकल हो गया, परिभाषाएं हो गई, इनको आप समझते चलिए, लगाते भी चलिए। ठीक भैया, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, पढ़ते रहिए दम लगा करके।